हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जिन बच्चों ने हिंदी को लिया है, बीए सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, तो उनको विद्यापति की पदावली पढ़नी है। तो उसमें हमने ऑलरेडी 3-4 वीडियो बना के रखा हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद का ये पार्ट है और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो उनकी पदावली का जो अंश है यानी पद है उसके बारे में जानेंगे। उसमें आखिर क्या चीज़ वो बताना चाहते हैं उन चीज़ों को देखेंगे। उसके अलावा इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे जो विद्यापति से रिलेटेड होगा और जो आपके एग्जाम में मतलब हर बार पूछा जाता है और पूछने की संभावनाएं भी रहती है। तो उन चीज़ों को भी हम लोग इसी के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना विलंब किए चीज़ों को शुरू करते हैं। अगर नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आएगा तब। चलिए बिना विलंब के चीज़ों को समझने और बूझने का प्रयास करते हैं अब हम लोग। तो देखिए, जो आज का जो पद है ना विद्यापति की पदावली से, तो इसका नाम ये सेसव जीवन दूहु मिल गेल, ठीक है। ये उनके पद का नाम है और इसी में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उनको देखेंगे। पहले तो ये जो पद है या काव्यांश है, इसको पढ़ने का तरीका हम बताएंगे, फिर इसका मतलब बताएंगे एक एक लाइन का, और उसके बाद हम बताएंगे कि आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा और आपको लिखना कैसे है, ठीक है। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनते हैं उनको भी हम लोग देख लेंगे। तो देखिए, पहले हम लोग इसको देखते हैं। सेसव जोवन दर्शन भेल, ठीक है। सेसव जोवन दर्शन भेल, दुहु दल थले दंड परि गेल, कबहू बांधे कछ कबहू विथारी, कबहू झापत अंग कबहू उधारी, ठीक है। अति थिर नयन अथिर किछु भेल, उरज उदय थाल लालिमा देल। इसका मतलब भी अभी हम बताएंगे कि आखिर इसमें क्या बोलना चाहते हैं वो, तो इनको भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। पहला यही है इनका काव्यांश। उसके बाद इसका अगला पार्ट है। चंचल चरण चित चंचल भान, जागल मनसिज मुदित नयान, विद्यापति कह सुनु वर कान, धीरज धरह मिलायब आन, ठीक है। ये पूरा काव्यांश है इनका। अब इसके मतलब को समझेंगे, ठीक है। पहले इस चीज़ को समझिए कि इस पद के माध्यम से या जो आप देख रहे थे इसमें सेसव जोवन जीवन दूहु मिली गेल का मतलब, तो इसमें क्या है, इसके माध्यम से वो क्या बताना चाहते हैं विद्यापति। तो देखिए, इस कविता में विद्यापति जो यूज किए हैं ना, वो माँ राधा के बारे में वो चर्चा करते हैं। और देखिएगा, इनकी विद्यापति जो पदावली अपनी लिखे हुए हैं वो राधा और कृष्ण के आसपास ही घूमता फिरता नजर आएगा आपको, ठीक है। पहले भी वीडियो में हमने बताया था और अभी भी बता रहे हैं। तो ये कृष्ण और राधा के बीच की ही चीज़ों को, श्रृंगार रस को बताया गया है इसमें। तो उसके बाद देखिए, इसमें कहना ये चाहते हैं ना कि देखिए, कोई भी इंसान है ना, उनका शिशुवावस्था होता है, फिर देखिएगा बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था होता है। तो इसमें वो बताते हैं कि देखिए, शिशुवावस्था से किशोरावस्था तक का जो परिवर्तन का दौर है ना, इसमें बहुत से शारीरिक परिवर्तन होते हैं। और इसमें वो विद्यापति बताते हैं कि राधा के जीवन में भी कई एक शारीरिक परिवर्तन हुए, उन चीज़ों का वर्णन करते हैं और कैसे करते हैं। अब उन्हीं चीज़ों को समझेंगे एक एक लाइन बाय लाइन, ठीक है, और समझने का प्रयास भी करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे है सेसव जोवन दर्शन भेल, दुहु दल थले दंड परि गेल। अब इस कविता का क्या भाव है, यानी इस वाक्यांश का क्या भाव है, इसको अब देखिए। इस पद में कवि कहते हैं कि किशोरी राधा के मन व शरीर में सेसव और किशोरावस्था दोनों की संधि बिला गई है। यानी कि ये कहते हैं कि शेषवावस्था, देखिए, इंसान का शेषवावस्था होता है, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था होता है, फिर युवावस्था होता है, ठीक है। और यही जो राधा के बारे में ये बोल रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं कि शेषवावस्था और किशोरावस्था दोनों का संधि इसके बीच में आ गया है। कहाँ? तो मतलब राधा के जीवन में या राधा के अंदर, ठीक है। यानी कि ये दोनों ही अवस्थाएं आ गई है, उसके शारीरिक परिवर्तन भी हो रहे हैं और उनके मन में भी बहुत तरह का चंचलता आ गया है, ठीक है। और उसके बाद ये बोलते हैं जिसके कारण दोनों दलों के बीच युद्ध हो रहा है। किसके बीच? तो शेषवावस्था और किशोरावस्था। यानी कि देखिए, किसी भी इंसान में अगर शेषवावस्था है तो वो अलग ढंग से कार्य करेगा, फिर अगर उसमें किशोरावस्था आ जाए तो उसके जो कार्य की शैली है वो भी परिवर्तित हो जाएगा। तो यही बता रहे हैं विद्यापति जी कि देखिए, राधा के अंदर ये जो किशोरावस्था और बाल्यावस्था, ये माफ़ कीजिएगा शेषवावस्था, दोनों जो आ गया है, दोनों का जो संधि हो गया है ना, इससे उनके जीवन में चंचलता आ गई है और परिवर्तन भी हो रहा है, ठीक है। अब अगले मतलब वाक्य का अर्थ समझिए। उसके बाद बोल रहे हैं कबहू बांधे कछ कबहू बिथारी, कबहू झापत अंग कबहू उधारी। यानी कहने का मतलब इस पंक्ति में वो कहते हैं, कवि जी कहते हैं कि देखिए, शिशु अवस्था के प्रभाव के कारण राधा जो है ना, कभी अपने बाल को बांध लेती हैं और फिर उनके अंदर अगर युवा अवस्था आ जाता है ना, तो जिसके कारण वो अपने बालों को खोल देती है या खुला छोड़ देती हैं, ठीक है। उसी तरह ये बोलते हैं, इसी प्रकार कभी अपने अंगों के शेषव अवस्था के कारण उसको ढक लेती हैं। यानी कि जब उनके अंदर शेषवावस्था होता है तो वो अपने अंग को ढक लेती हैं। जैसे ही उनके अंदर युवावस्था आता है तो वो क्या करती है, अपने अंग के कुछ अंगों को यानी वस्त्र के आवरण से हटा देती है। यानी कि उस
जो अंग पे उनका वस्त्र रहता है उसको वो हटा देती है जब उनके अंदर ये युवावस्था आ जाता है तब। तो यानी कहने का मतलब है कि ये दौर एक ऐसा दौर है जिसमें चंचलताएं जीवन के अंदर भरी पड़ी हैं। कभी आप चाहेंगे अच्छा करना और कभी आप कुछ गलत भी कर सकते हैं। तो यही राधा के अंदर हो रहा है, ठीक है। इस पंक्ति के भाव में यही बताना वो चाहते हैं, ठीक। अब आ जाइए अगले पंक्ति को समझिए। अति थिर नयन अथिर किछु भेल, उरज उदय थाल ललिमा देल। अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है। किशोरी की स्थिर आंखें यौवनानंग, जो यौवन की सूचना देते हुए कुछ कुछ चंचलताएं उनके अंदर आने लगी है। और इसी में कहते हैं उरज। उरज का मतलब होता है कि उनकी वक्ष जो है ना, उनका जो विकास वो तीव्रता से हो रही है, जिसमें लालिमा के चढ़ते हुए लग रहा है कि ऐसी लालिमा उस पर चढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यही इस पंक्ति का अर्थ है और इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए कहते हैं कवि कि चंचल चरण चित्त चंचल भान, जागल मनसिज मुदित नयान। इसका मतलब ये है, कभी इसमें कहना चाहते हैं कि देखिए ये जो राधा है, ये जो बाला है, इनका जो पहले से ही चंचल, इनका जो है ना चरण जो है वो बहुत चंचल है। यानी चरण का मतलब था पैर, वो बहुत चंचल है। फिर और उसके बाद वो बोलते हैं परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि यौवन के बीज इनके अंदर प्रस्फुटित होने लगे हैं, जिसके कारण उनका मन भी चंचल हो गया है। यानी यौवन मतलब कि उनके अंदर एक तरह से आप कहें कि युवावस्था आ गया है, जिसके कारण उनका मन भी अब चंचल हो गया। पहले उनका केवल चरण ही चंचल था, यानी पैर ही चंचल था। पैर अगर चंचल था तो इधर उधर जाती थी, लेकिन अब उनका मन भी चंचल है, जिसके कारण मन स्थिर नहीं है, इधर उधर वह भी भटक रहा है, ठीक है। यही इसके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं। अब देखिए अगला जो टॉपिक है इसके अंदर, अगला जो मतलब वाक्यांश है उसको देखिए। विद्यापति कहते हैं, विद्यापति कह सुनु वर कान, धरेज धीरज धरह मिलायब आन। इसका अर्थ अब देखिए, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि विद्यापति खुद को समझाते हुए कहते हैं कि हे विद्यापति, इस बात पर विचार करो कि बालिका के मनोभाव में परिवर्तन के कारण क्या है। यानी कि उनके अंदर, यानी कि राधा के अंदर जो ये परिवर्तन हो रहा है, इसका रीजन क्या है, यानी कि कारण क्या है, उसकी पता करो, उन बातों को का पता करो। ये विद्यापति खुद से ही कह रहे हैं। और उसके बाद कह रहे ऐसा प्रतीत होता है कि किशोरी राधा के अंगों में कामदेव समा गए हैं, कामदेव के 5 तीर इसमें समा गए हैं। यही बात ये कहते हैं, फिर इसका उत्तर देते हैं, ठीक है। यानी सीधा मतलब है ना, इस पूरे प्रस्तुत व्याख्यान मतलब पूरा व्याख्या इसका कीजिएगा तो आप लिखिएगा, अगर आपसे बोले शेषव जीवन दोहू मिली गेल वाला जो है ना, इसमें आपसे बोले कि इसका व्याख्या लिखिए, तो आप इसमें यही लिखिएगा प्रस्तुत वाक्यांश के अंदर, यानी पद के अंदर या पदावली के अंदर। मतलब जो है विद्यापति जी ये बात बताना चाहते हैं ना कि जब राधा के अंदर शेषवावस्था और किशोरावस्था दोनों ही आ जाता है, तब उनका मन चंचल हो जाता है और वह उनका मन कुछ और करना चाहता है और शारीरिक चीज़ें कुछ और करना चाहती है। जब उनके ऊपर शेषवावस्था हावी रहता है तब वो क्या चाहती है कि वो अपने अंग को ढक लेना चाहती हैं, लेकिन जब उनके अंदर किशोरावस्था के बाद बाल्यावस्था, या माफ़ कीजिएगा किशोरावस्था आ जाता है, तब वो क्या करती हैं, वो अपने अंग के भाग को खोल देती हैं। उसी तरह आप बोलिएगा जब उनके अंदर शेषवावस्था होता है तो वो क्या करती हैं, अपने बालों को बांध लेना चाहती हैं या बांध लेती हैं। और जब उनके अंदर किशोरावस्था आ जाता है तो वो अपने बालों को खोल लेती हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि जीवन में चंचलताएं आती रहती हैं, और जैसे जैसे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित आप होइएगा या प्रवेश कीजिएगा, तो आपके अंदर कई एक तरह की बदलाव भी देखने को मिलेगा। उन्हीं चीज़ों को आप लिख दीजिएगा। तो यानी जो भी हम इसकी व्याख्या नीचे लिखें ना, उसको पूरा व्याख्या को लिख दीजिएगा तो पूरा आंसर सही हो जाएगा। उसके अलावा हो सकता है आपसे ये हो कि 2 आपको लाइन दे दिया जाएगा और उसका बोलेगा इस पद की व्याख्या करें, तो इन पदों की भी व्याख्या आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इन चीज़ों को हम लोग समझ गए। अब देख लेते हैं इनसे संबंधित, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमने आपको बोला था कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे जो विद्यापति से रिलेटेड है। चूँकि विद्यापति की ही पदावली हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उनकी पदावली से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनते हैं, उन चीज़ों को भी अब हम लोग बारीकी से देखते जाएंगे। तो पहला सवाल आपके सामने है कि विद्यापति का जन्म कब हुआ था, यानी कि इसका डेट आपको बताना है। तो जब हम विद्यापति के जीवनी को पढ़ाए थे ना, तो वहाँ पे बताए थे बच्चों, देखिए इसका अप्रॉक्स आपको डेट याद रखना है, यानी कोई इसका जो है ना ऑथेंटिक डेट नहीं है, इसमें हर जगह पे आपको वेरिएशन मिल सकता है। तो इस वजह से आप ज़्यादा विचलित मत होइएगा, इसका एक सीधा सीधा रखिएगा याद, 1380 ईसा पूर्व के, माफ़ कीजिए 1380 ईस्वी के आसपास, ठीक है, इनका जन्म हुआ था। अगला जो सवाल है कि विद्यापति के पिता का नाम क्या था, यानी कि उनके फादर का नाम क्या था, यही आपसे पूछ रहा है। तो इनके पिताजी का नाम था गणपति ठाकुर, जो कि हमने पहले भी बताया था आपको, ठीक। उसको याद रखिएगा, गणपति ठाकुर इनके पिता थे। उनको लिख भी लीजिए आप कहीं पे कि गणपति जो ठाकुर हैं ये विद्यापति के पिता थे। उसके बाद देखिए विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि कौन से जगह पे हुआ था, यही ये पूछना चाह रहा है। तो इसमें लिखिएगा बिस्पी ग्राम जो है वो मिथिला या मधुबनी में पड़ता है, वहीं पर हुआ था, ठीक है।
तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मधुबनी प्रांत उस समय हुआ करता था, मधुबनी वहीं पे हुआ है, और ये जगह का नाम क्या है, विस्पी, ठीक है, तो विस्पी में हुआ है, ठीक, याद रखिएगा। अब आपसे पूछेगा कि विद्यापति की पदावली किस भाषा में रचित है, तो ये मैथिली भाषा में लिखी हुई ग्रंथ है, इसको भी ध्यान में रखनी है। चूँकि देखिए कोई भी ग्रंथ अगर किस भाषा में लिखी हुई है इसका भी पता आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपसे जब इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसका सही उत्तर भी कर पाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए विद्यापति बिहार के किस प्रदेश से आते हैं, तो मिथिला प्रदेश, आप जानते हैं बिहार में जो है मिथिलांचल वाला इलाका, वहीं से ये थे, विस्वी जो इनका था ना ग्राम, वहीं पे इनका जन्म हुआ था और वहीं के ये थे, ठीक है। तो ये बिहार के ही हैं, हम लोग जैसे बिहार के हैं, ठीक वैसे ही विद्यापति जी भी बिहार के ही थे, ठीक है। उसके बाद देखिए विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि किसने दी, यानी कौन वो राजा था जिसने इनको विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि दी, तो वो राजा का नाम है राजा शिव सिंह। राजा शिव सिंह के द्वारा इनको अभिनव जयदेव की उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक। अब अगला सवाल है कि मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है, यानी मैथिली का कोकिल किसे कहा जाता है, मिथिला का कोकिल किसे कहा जाता है, अगर आपसे पूछे तो विद्यापति को कहा जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना मल्टीपल चॉइस इसलिए नहीं दिए हैं आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम जो फर्स्ट सेमेस्टर का हुआ था उसमें आप देखे थे हिंदी वाले बच्चों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया ही नहीं था बहुत यूनिवर्सिटी में। तो इस वजह से हमने इस तरह से रखा है कि आपको याद चीज़ें होती जाए और चीज़ों को आप बारीकी से ध्यान में भी रखें, क्योंकि एग्जाम में आपसे जैसे भी प्रश्न पूछे उसके लिए आप पहले से तैयार रहिए। और हर एक जो आपका हिंदी का जो भी क्लास होगा ना उसके अंत में अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करते जाएंगे उससे रिलेटेड, ताकि आपका टॉपिक भी क्लियर हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर हो, बाद में ये ना लगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने पढ़ा ही नहीं। ऑब्जेक्टिव एक साथ आप कर लीजिएगा तो आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा, मतलब पूरा कंटेंट के साथ आप तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। तो वही हमारा प्रयास भी है और आपको इस प्रयास में यही करना है कि हमारा साथ देना है कि आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों में, ठीक। अगले क्वेश्चन को देखिए, विद्यापति के द्वारा रचित, यानी जो विद्यापति जो है राजा कीर्ति सिंह के सम्मान में कौन कौन से ग्रंथ को लिखे थे। यानी देखिए राजा कीर्ति सिंह के सम्मान में इन्होंने 2 ग्रंथ को लिखा था, उसका नाम क्या है यही पूछ रहा है आपसे। तो पहला है कीर्ति पताका, दूसरा है कीर्तिलता। ये दोनों ग्रंथ की रचना जो है ना यही कीर्ति सिंह के नाम पर, यानी इसी के सम्मान में किया था। तो देखिए नाम भी आपको मिल रहा है एक जैसा, कीर्ति पताका और कीर्ति लता, यानी कीर्ति सिंह से ही मिलता जुलता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कीर्ति पताका किस राजा के जो है ना सम्मान में लिखा गया था ये विद्यापति की रचना, तो आप वहाँ पे टिक मारिएगा कीर्ति सिंह के सम्मान में, ठीक। नाम को देख लीजिए और नाम के ही समान इसका जो है पुस्तक का भी नाम है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब अगले सवाल को देखिए हम लोग, विद्यापति की पदावली पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है, ये आपसे क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है जयदेव की गीत गोविंद का, ठीक है। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं, उसी पुस्तक का प्रभाव इस जो पदावली इनके द्वारा लिखी गई है विद्यापति के द्वारा उस पर भी देखने को मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब पूछेगा अगर आप बारीक से नहीं जानते होंगे तो आप गलत करके आइएगा, इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा कि जयदेव की गीत गोविंद की रचना का ही प्रभाव इनके विद्यापति के पदावली पर देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए विद्यापति के द्वारा किन भाषाओं में काव्य की रचना की गई, यानी उन्होंने जो भी ग्रंथ लिखा है ना वो कौन कौन भाषा में लिखे थे, तो उसको याद रखिएगा, मैथिली है, संस्कृत है और अबहट है। ये 3 भाषाओं को ध्यान में रखिएगा कि मैथिली, संस्कृत और अबहट, ये 3 भाषाओं में इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा था। तो इतना चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है विद्यापति से रिलेटेड, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को अगर ध्यान में रखिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव भी हो गया, आपका सब्जेक्टिव भी हम करा दिए। तो इसी तरह के प्रश्न आपको डेली आपको देखने को मिलेंगे जब भी हम इसका क्लास लेंगे तब। लेकिन इसके लिए अब ज़रूरी है कि बच्चों आप शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, शेयर आप कम करते हैं जिसकी वजह से हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं और काम नहीं कर पाते, ठीक है। तो आप शेयर जरूर कीजिएगा, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।